अस्सलाम वालेकुम। पढ़ ले, अभी फिर पढ़ ले दुरूद शरीफ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर आपको अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट बहुत ही बेकार आता है ना, फिर तो आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा। यानी अगर आपका डेबिट क्रेडिट ही फंस के चलता है तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी चैप्टर में। लेकिन अगर डेबिट क्रेडिट ठीक है तो फिर ये इंट्रो लेवल का टॉपिक है। FR 1 में क्यों है पता नहीं, ये इंट्रो में ही होना चाहिए था। लेकिन अब है तो है, 8 नंबर का सवाल आएगा तो आप ये तो नहीं कह सकते इंट्रो में होना चाहिए था। आपको तो उसको आंसर करना पड़ेगा। अच्छा, ये सामने बैठे वालों को तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रिकॉर्डिंग वालों को बता रहा हूँ मैं। आपको ये IS 20 और इन पांचों की कंबाइंड प्रैक्टिस कंप्लीट कर दूंगा ना, तो मैं इसको रेगुलर नंबरिंग में शिफ्ट कर दूंगा। यानी अगर अभी क्या लेक्चर पढ़ाया था मैंने, लेक्चर 39, तो हो सकता है लेक्चर 50 में मैं वो सब पूरा कर दूं। तो फिर मैं आपके पोर्टल पे अपलोडेड होगा ये, लेकिन मैं फिर इसको बाद में लेक्चर 51, 2, 3, 4 चला दूंगा। ये मैं रिकॉर्डिंग वालों से बात कर रहा हूँ। ये जो चैप्टर है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इससे 8 नंबर का एक सवाल आता है, 5-6 नंबर का भी आ सकता है, MCQs भी हो सकते हैं। इस चैप्टर में क्या है, ये कोई IS नहीं है, ये इंट्रो लेवल का चैप्टर है और ये इंट्रो में ही होना चाहिए था, लेकिन FR 1 में है तो फिर है। ये कोई IS नहीं है और इसमें आप लोगों को एरर्स भी ना इंट्रो की याद दिला रहे होंगे, सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक। चेक डिसऑनर्ड और इस तरह की। अच्छा, मैं हेडिंग दोबारा डालूंगा। अभी आपको बस ये बताने लगा कि मैंने टॉपिक शुरू कर दिया, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपने ना इंट्रो में काफी सारे दिन लगाए होंगे। इन्वेंट्री की अकाउंटिंग, बैड डेट्स, और एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स।
अगर तो आप सारे के सारे चीते हैं और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको ये सब अच्छी तरह से आता है, अच्छी तरह से, तो फिर मैं अभी ही इस चैप्टर को, रेक्टिफिकेशन को शुरू कर देता हूं। खैर, आप अगर मुंह से कह भी देते हैं कि हम चीते हैं तो मैंने कौन सा यकीन कर लेना था। इसलिए ना मुझे एक रीकैप बहरहाल इसका देना पड़ेगा। और ये बता दूं कि अगर आप रीकैप जो गई हैं तो रीकैप मैं दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं आता तो ये सारा कुछ मैं जीरो से नहीं करा सकता। इंट्रो में अगर आपको क्लासेस याद हो तो इस पे कितनी कुछ क्लासेस लगाई मैं एक्रूअल प्रीपेमेंट पे? काफी ज्यादा। कितनी? 10-12। बैड डाउटफुल डेट 15-20। खुद ही डेटर से पूछना चले गए थे जाके का, और 8 दिन सफर में गुजार दिए। इन्वेंटरी में तो आपने कितने दिन में पढ़ा नहीं पूछ रहा, क्लासेस 10-12। तो इन तीनों पे आपने 10-10, 12-12 क्लासेस लगाई, तो टोटल को 30 क्लासें लगाई हैं। अब आपको वो 30 क्लासों में पढ़ाया हुआ मैं 1-1.5 क्लास में रीकैप दे रहा हूं, तो वो रीकैप ही है, वो रीकैप ही है। खासतौर पे एक्रूअल प्रीपेमेंट, इसकी एंट्रीज हमें चाहिए यहाँ, एंट्रीज। और इस चैप्टर में इसकी एंट्रीज चाहिए, और एक मैंने टॉपिक पढ़ाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक पढ़ाना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें इनके टी अकाउंट्स वर्किंग में चाहिए। आपने टी अकाउंट भी बनाए होंगे इसके। तो इस चैप्टर में तो एंट्रीज ही चाहिए, लेकिन जब रिवाइज रीकैप दे ही रहूंगा तो उसके टी अकाउंट भी बताऊंगा। इसलिए आपको ये आता है, मैं सिर्फ बेटा रीकैप ही दे सकता हूँ, जीरो से सारा कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता, रीकैप दे रहा हूं। इन्वेंट्री की अकाउंटिंग आपने अगर अभी कॉस्ट पढ़ी है तो उसमें बेशक की है, लेकिन मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ परपेचुअल कराया था, जबकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ज्यादा चांसेस पीरियोडिक के हैं, तो इसलिए पीरियोडिक भी रिवाइज करा रहा हूं। तो ये चीजें हम रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करेंगे। पहले करते हैं इन्वेंट्री। पहले इन्वेंट्री की अकाउंटिंग पढ़ते हैं। है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक ही, लेकिन इससे पहले मुझे ये चीजों का रीकैप देना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए क्या रूल याद है? लोअर ऑफ, हाँ बस ठीक है, ये आता है आपको। अकाउंटिंग सिखा रहा हूं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको आना चाहिए। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। तो ये तो मैं लिख भी नहीं रहा, ये आपको आता है। मैं आपको ना सिर्फ डेबिट क्रेडिट सिखा रहा हूं। और ये भी सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में है, फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। मेरी बात तो नहीं आ रही, आपकी आ रही है। तो इन्वेंट्री अकाउंटिंग सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस की। अच्छा, वैसे नाम परपेचुअल और पीरियोडिक चलो बता ही रहा हूं, सारा बता देता हूं। इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग के ना 2 सिस्टम्स हैं। इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग के 2 सिस्टम्स हैं, पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक सिस्टम में और परपेचुअल सिस्टम में फर्क ये है कि इन्वेंट्री का जो टी अकाउंट है वो एक्टिवली बन रहा होता है परपेचुअल में। ऑल इन्वेंट्री रिलेटेड transactions are timely recorded in inventory account। साथ साथ इन्वेंट्री अकाउंट में रिकॉर्ड हो रही होती हैं। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू is available as CD balance in inventory account। ये हमें इन्वेंट्री अकाउंट में अवेलेबल है क्योंकि साथ साथ डेबिट क्रेडिट होता जा रहा है, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री अकाउंट में साथ साथ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती।
इन्वेंट्री अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती। इसलिए अगर क्लोजिंग स्टॉक जानना है तो ईयर एंड पे फिजिकल काउंट करना पड़ेगा। और फिर उसकी जो वैल्यू है फिर उसकी अकाउंटिंग होगी। क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल स्टॉक काउंट से पता चलेगा और फिर उसकी वैल्यू की अकाउंटिंग होगी। तो ये पीरियोडिक और परपेचुअल का फर्क है। अब मैं आपको इसकी सारी ट्रांजेक्शन बता रहा हूं, मशहूर तकरीबन सारी ही कर लूंगा। अच्छा, अब एक टेबुलर शक्ल में मैं आपको ना ट्रांजेक्शंस बताता जाता हूं। ट्रांजेक्शन की अंग्रेजी और उसकी एंट्री पीरियोडिक और परपेचुअल में, यानी 3 कॉलम्स में इंफॉर्मेशन देने लगा हूं। यहां ट्रांजेक्शन की अंग्रेजी लिखूंगा। अगर पीरियोडिक सिस्टम फॉलो हो रहा है तो, और अगर परपेचुअल फॉलो हो रहा है तो। पूरे साल का साइकिल चलाते हैं। सबसे पहले साल के शुरू में ओपनिंग स्टॉक, ये चाहे परपेचुअल हो चाहे पीरियोडिक हो, ये इन्वेंट्री अकाउंट का बीडी आ रहा होगा। यानी इसकी कोई एंट्री नहीं है, बस इन्वेंट्री अकाउंट का बीडी ओपनिंग स्टॉक होगा। साल के शुरू में ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री अकाउंट का बीडी आ रहा होगा। फिर इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर, ट्रेडिंग बिजनेस है, क्या करें जी ड्यूरिंग द ईयर? खरीद लेते हैं, गुड्स खरीद लेते हैं, गुड्स की परचेज। पीरियोडिक सिस्टम के तहत गुड्स का खरीदना एक्सपेंस है और गुड्स के खरीदने से एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो परचेजेस डेबिट। और पैसे या क्रेडिटर, ये एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। और परपेचुअल वाले कहते हैं कि अभी खरीदा है, बेचा थोड़ी है, अभी ये हमारा एसेट है, तो परपेचुअल के मुताबिक एसेट बढ़ रहा है, इन्वेंट्री डेबिट। और खरीदी हुई चीजें वापस करते हैं,
खरीदी हुई चीजें हो गई वापस। तो परपेचुअल के मुताबिक खरीदी थी तो एसेट बढ़ गया था, वापस कर दी तो एसेट कम हो गया, तो कैश वापस मिल जाएगा या लायबिलिटी कम हो जाएगी और इन्वेंट्री क्रेडिट। पीरियोडिक खरीदी थी तो एक्सपेंस बढ़ गया था, वापस कर दी तो बढ़ा हुआ एक्सपेंस कम हो गया, कैश या क्रेडिटर। और बिजनेस को अलग जानना है पीरियोडिक सिस्टम में कि खरीदी कितनी थी और वापस कितनी की, तो परचेजेस की बजाय परचेज रिटर्न्स। इन्वेंट्री डेबिट क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, इन्वेंट्री क्रेडिट क्योंकि एसेट कम हो रहा है, और परचेज रिटर्न्स क्रेडिट क्योंकि एक्सपेंस कम हो रहा है। अब ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ये एक्सपेंस बढ़ रहा कम हो रहा है। खरीद ली वापस कर दी, और क्या करें, बेच देते हैं, गुड्स बेच दी। चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो, गुड्स का बेचना इनकम है, तो दोनों सिनेरियोज में कैश डेबिट या डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में गुड्स का बिकना दो चीजों को शो कर रहा है। एक, गुड्स का बिकना सेल हो रहा है, सेल की एंट्री। दूसरा, अब वो इन्वेंट्री नहीं रही, तो इन्वेंट्री से निकल के वो कॉस्ट ऑफ सेल बन गई, तो एक और एंट्री हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। और पीरियोडिक में ऐसी किसी एंट्री की जरूरत नहीं है। तो पीरियोडिक में सेल्स की एंट्री, बस सिर्फ सेल्स की एंट्री, और परपेचुअल में सेल्स की एंट्री भी होगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी होगी।
और अगर कस्टमर को चीजें बेची थी वापस आ गई, सेल रिटर्न्स। सेल रिटर्न्स इनकम में कमी है तो सेल रिटर्न्स डेबिट और पैसे या डेटर्स क्रेडिट, चाहे परपेचुअल हो चाहे पीरियोडिक हो। लेकिन अगर परपेचुअल है तो बेचते हुए सेल की एंट्री भी की थी, कॉस्ट ऑफ सेल की भी की थी। अब अगर वापस आएगी तो सेल रिटर्न की भी एंट्री होगी और कॉस्ट ऑफ सेल को भी रिवर्स करेंगे, यानी उसको वापस इन्वेंट्री में लेंगे। तो इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ये हो गई सेल रिटर्न। खरीद ली, वापस कर दी, बेच दी, वापस आ गई। कस्टमर सप्लायर से खेल लिया, अब और क्या करें। तो लॉस हो सकती है, बल्कि और भी बहुत सारी शक्लें बना देते हैं। चोर को दे देते हैं, गुड्स हो गई गायब, गुड्स लॉस्ट। अब वो लॉस्ट बाय फायर है, चाहे चोर ले गया, चाहे खराब होके हमने फेंक दी या वैसी सड़ गई, गुड्स लॉस्ट। और FAR1 में बाय डिफॉल्ट एबनॉर्मल लॉस होता है, वो कॉस्ट है फिर नॉर्मल लॉस वाला। FAR1 में बाय डिफॉल्ट एबनॉर्मल लॉस होता है। और जो आप में से लोग अभी कॉस्ट नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं कहा मैंने, बस गुड लॉस की ये एंट्री करने लगा। अब अगर गुड्स लॉस्ट है तो चलो जी, गुड्स चोरी करा लेते हैं, और चोरी हो गई या खराब हो गई सब इसी में कवर कर दिया। तो गुड्स गई, इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर तो कुछ कैश मिल गया, बिल्कुल सड़ गई, कबाड़ को बेच के कुछ कैश रिकवर हो गया, तो कैश डेबिट। और अगर थोड़ा रिकवर हुआ या कुछ भी रिकवर नहीं हुआ तो बाकी फिर गुड्स लॉस्ट डेबिट। मिसाल के तौर पे कॉस्ट से ये क्रेडिट, स्क्रैप सेल से जितना पैसा रिकवर हो गया वो कैश डेबिट, और डिफरेंस गुड्स लॉस डेबिट। और अगर चोर ले गया, पैसे भी नहीं देके गया, तो कैश हट जाएगा, यही गुड्स लॉस में डेबिट। और इसकी रीजन मैं आपको 3-4 एंट्रीज के बाद बताता हूं, अभी बस बगैर रीजन के कैश डेबिट, गुड्स लॉस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। परचेजेस क्रेडिट करने की रीजन ना मैं आपको भी 3-4 एंट्रीज के बाद बताता हूं। परचेजेस क्रेडिट, चलो चोर को भी दे दी चीजें और ओनर को दे देते हैं, ड्राइंग्स कर लेते हैं गुड्स की। जी परपेचुअल, ओनर ले गया चीजें, ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स को डेबिट, इक्विटी कम हो रही है। और अगर परपेचुअल है तो ये सब 3-4 की इकट्ठी रीजन बताऊंगा, अभी बगैर रीजन के ड्राइंग्स डेबिट और
परचेजेस क्रेडिट। अच्छा भाई, कस्टमर को भी दे दी, चोर को भी दे दी, ओनर भी ले गया, और किसको दे दें? चलो गरीबों में बांट देते हैं, चैरिटी बांट देते हैं। गुड्स डोनेटेड, डोनेट कर दी गुड्स हमने, तो डोनेशन या चैरिटी डेबिट, और क्रेडिट क्या करें? इन्वेंट्री। और यहां पर डोनेशन या चैरिटी डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। चलो जी, गरीबों को भी बांट दी, और क्या करें? कस्टमर्स को बांट देते हैं मुफ्त में, मुफ्त में बांट देते हैं। फ्री सैंपल बांट देते हैं। मार्केटिंग के लिए फ्री सैंपल बांट देते हैं, फॉर मार्केटिंग। हाँ जी, फ्री सैंपल बांट दिए मार्केटिंग के लिए। तो फ्री सैंपल का अकाउंट लेना है वो भी ठीक है, मार्केटिंग कहना है वो भी ठीक है, एडवर्टाइजिंग कहना है वो भी ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, और यहां पर परचेजेस क्रेडिट। कस्टमर्स को भी बेच दी, ओनर भी ले गया, चोर भी ले गया, गरीबों में बांट दी, फ्री सैंपल बांट दी, और क्या कर लें गुड्स के साथ? हाँ जी, है क्या कर लें? और खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, अगर खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे मिसाल के तौर पे हम हार्डवेयर का बिजनेस है, ये इलेक्ट्रिक और हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस है, तो अगर अपनी दुकान पे ही कुछ रिपेयर के लिए कोई पाइप इस्तेमाल कर लिया, कोई बल्ब को तार इस्तेमाल कर ली, ऑफिस के ही किसी रिपेयर काम के लिए, इन्वेंट्री से निकाला और अपने ही ऑफिस के किसी रिपेयर्स के काम में इस्तेमाल कर लिया, गुड्स यूज्ड फॉर रिपेयर वर्क इन बिजनेस। हाँ जी, हम जो चीजें बेच रहे हैं वो चीजें हमने खुद इस्तेमाल कर ली किसी रिपेयर वर्क के लिए। पेंट बेचते थे भाई, वो पेंट ऑफिस में ही कर लिया, तो फिर आउट ऑफ सिलेबस क्यों है? पेंट बेचते हैं, अपने ऑफिस में ही पेंट कर लिया, पुरानी हो रही थी दीवार, रिपेयर कर ली उसको, तो कोई एंट्री नहीं होगी। अगर बिल्डिंग रिपेयर कराते, पेंट कराते, तो क्या एंट्री करते? रिपेयर्स डेबिट ना करते? तो अभी भी रिपेयर ही डेबिट करेंगे, तो रिपेयर्स डेबिट और क्रेडिट इन्वेंट्री, और यहां पर परचेज। चले, बहुत है, ईयर एंड आ गया, अब ईयर एंड आ गया है, अपने लिए एसेट बना लें। चलो भी अपने लिए एसेट बना लेते हैं। हम लोग एसी बेचते हैं और अब अपने ही ऑफिस में एसी लगा लेते हैं। गुड्स यूज्ड एज पीपीई इन बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, एसी हमने इंस्टॉल कर लिया ऑफिस में ही, अगर हम वो एसी बेचते हैं तो हमारी गुड्स ही है वो, तो अगर ऑफिस में लगा लिया तो पीपी बन गया। तो जो भी हमने पीपी बनाया है वो पीपी डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, और इधर जो भी एसेट बनाया है वो डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। ईयर एंड आ गया।
इंट्रो में आपने कंट्रोल अकाउंट पढ़े? इंट्रो में डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट नहीं सुना हुआ नाम? इंट्रो टू अकाउंटिंग में डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट नहीं पढ़े हुए? ये ऐसे ही पूछ रहा था। ईयर एंड आ गया, ईयर एंड पे कुछ ईयर एंड क्लोजिंग्स होंगी, ईयर एंड क्लोजिंग कह लेते हैं उसको। पीरियोडिक में 3 काम होंगे, पीरियोडिक में 3 काम होंगे। एक काम होगा ट्रांसफर ऑफ ओपनिंग स्टॉक टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ईयर एंड से पहले पहले जितनी भी एंट्रीज की हैं उन सारी एंट्रीज को देखें। एंट्रीज क्या, बिल्कुल जब मैंने टॉपिक ये टेबल बनाना शुरू किया है तब से देखें और ये बताएं पीरियोडिक में कि इन्वेंट्री अकाउंट में अभी कितना बैलेंस आ रहा होगा पीरियोडिक में। बस बीडी ही आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमने किया ही नहीं कुछ डेबिट क्रेडिट, तो हम उस बीडी को कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर दोबारा सुने, पीरियोडिक वाला कॉलम देखें, सबसे पहले इन्वेंट्री का बिल्कुल टॉप पे मैंने बीडी बैलेंस लिखा है, उसके बाद किसी एंट्री में इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट नहीं की। तो इन्वेंट्री अकाउंट में अब भी कितना बैलेंस आ रहा था, तो उस बीडी को हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर दिया। इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। परपेचुअल में ऐसी कोई हरकत नहीं होती। फिर उसके बाद परचेजेस और परचेज रिटर्न्स, इनको भी कॉस्ट ऑफ सेल के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यानी ट्रायल में जितना भी बैलेंस आ रहा होगा परचेजेस का और परचेज रिटर्न्स का, वो भी कॉस्ट ऑफ सेल को ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, परचेज रिटर्न्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। टोटल इन ट्रायल, टोटल इन ट्रायल। यानी ट्रायल में जितना परचेजेस का टोटल आ रहा था, जितना परचेज रिटर्न का टोटल आ रहा था, वो सब खत्म करके कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितनी अमाउंट आ गई? नेट परचेजेस। परपेचुअल में ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। इन दो एंट्री से पहले, इन दो से पहले ऊपर वाली एंट्रीज में कॉस्ट ऑफ सेल में क्या डेबिट क्रेडिट आया है? इन दो से ऊपर ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल में क्या डेबिट क्रेडिट आया है? कुछ भी नहीं आया। और कॉस्ट नहीं भी पड़ी हुई आपने, कोई बात नहीं, बचपन में इतना तो याद किया होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग और परचेजेस नेट ऑफ परचेज रिटर्न्स। अभी इस वक्त इन दो एंट्रीज के करने से कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ये दोनों आ गए। ओपनिंग स्टॉक आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, परचेजेस आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। अभी इन दो एंट्रीज के बाद कॉस्ट ऑफ सेल में इतना जमा हो गया है। अच्छा, अब बताता हूं वजह। कॉस्ट ऑफ सेल्स होती क्या है कॉन्सेप्चुअली? कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स पे जितना खर्चा आया, इससे बेहतर जुमला, जो गुड्स हमने बेची हैं वो हमें कितने की कॉस्ट की थी। जो गुड्स बेची हैं, जब हम गुड्स खरीदते जा रहे थे तो परचेजेस डेबिट करते जा रहे थे, और कॉस्ट ऑफ सेल के इस फार्मूले का मतलब है इतनी स्टोर में पहले पड़ी थी प्लस इतनी और खरीदी माइनस इतनी बच गई, तो बाकी
बिक गई, नहीं ब्रांड नहीं गई, ओपनिंग स्टोर में इतनी पड़ी थी, प्लस इतनी और खरीदी, माइनस इतनी बच गई है स्टोर में, तो बाकी सेल हो गई उनकी कॉस्ट। अगर हमने सारी की सारी चीजें जो खरीदी थी अगर वाकई ही वो सिर्फ बेची होती तो फिर ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऊपर लिखी हुई को 5-6 एंट्रीज देखें पिछली, उनमें गुड्स स्टोर से निकल रही हैं लेकिन वो बेच नहीं रहे हैं। ड्राइंग्स भी हैं, चोर भी लेके जा रहा है, मुफ्त में भी बांट रहे हैं, ऑफिस में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बिक नहीं रही हैं। लेकिन कभी तो खरीदी थी, जब खरीदी थी तो क्या एंट्री की थी? परचेजेस, यानी वो सारी गुड्स जो हम बेचने के अलावा इस्तेमाल कर रहे हैं, जब खरीदी थी तो परचेजेस कहा था, चूंकि अब वो स्टोर में नहीं रही, किधर गई? सेल नहीं हुई, गायब हो गई, बांट दी, ड्राइंग्स हो गई, तो स्टोर में तो वो नहीं है। अब आप इस फार्मूले को अगर देखेंगे तो खरीदते हुए वो परचेजेस में थी, स्टोर में नहीं है, तो इस फार्मूले के आंसर के मुताबिक समझेंगे कि वो बिक गई। जब उनको खरीदा था तो वो इसके अंदर है, और अब क्योंकि स्टोर में नहीं है तो वो क्लोजिंग में नहीं है, तो इस फार्मूले के आंसर के रास्ते से वो किधर चली जाएंगी? कॉस्ट ऑफ सेल में, जबकि वो बिकी तो नहीं है। इसलिए स्टोर से जो भी चीजें निकालेंगे बेचने के अलावा, उनको परचेजेस से भी निकाल देंगे, क्योंकि अगर परचेजेस में रहने दिया तो ऐसा करने से वो कॉस्ट ऑफ सेल में गिर जाएंगी, क्योंकि हम परचेजेस की सारी फिगर को कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट कर रहे हैं। तो जितनी भी चीजें बिकने के अलावा स्टोर से बाहर जा रही हैं, उन सब को हम परचेजेस से ही निकालते गए। इसलिए आप उन सारी एंट्रीज में देख लें, परचेजेस क्रेडिट की है जी। तो वो परचेजेस क्रेडिट करते करते अब वाकई ही सिर्फ उतनी ही रह गई थी जिनको कल को बेचना, हमने बेचा है। तो इन दो एंट्रीज के बाद क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट ऑफ सेल में चला गया, परचेजेस भी कॉस्ट ऑफ सेल में चली गई। अब हम ये माइनस क्लोजिंग वाला काम करने लगे। अब हम करेंगे ये कि क्लोजिंग स्टॉक गिनेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसको अब डेबिट क्रेडिट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक गिना जाएगा, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी और उसकी एंट्री होगी, यानी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ईयर एंड पे परपेचुअल सिस्टम के अंदर हम ये 3 काम कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक जो कि इन्वेंट्री का बीडी बैलेंस आ रहा था, उसको कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर दिया। ट्रायल में जितनी भी नेट परचेजेस और परचेज रिटर्न आ रही थी, उनको भी कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर दिया। ये पहली 2 एंट्रीज हो गई ये। और फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली गिना, उसकी वैल्यू निकाली। वैल्यू कैसे निकली? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, और उससे ये एंट्री कर दी। अब इस एंट्री करने से कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो गया, वो ये आ गया। तो वो जो कॉस्ट ऑफ सेल आपने ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग याद किया है, वो बिजनेस ऐसे कर रहा होता है। परपेचुअल में हमें इन तीनों में से कोई भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें साथ साथ ही हम परचेजेस की बजाय उसको इन्वेंट्री एसेट कह रहे थे, और जब बेचते जाते थे तो साथ ही उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स कह देते थे। तो इसलिए इन्वेंट्री के अकाउंट का जो सीडी बैलेंस बचा होगा वो होगा ही क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन वो होगी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। और अगर उसकी एनआरवी ज्यादा है तो बस खत्म हो गया, लेकिन अगर उसकी एनआरवी कम है तो उसके लिए फिर एक और एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी ईयर एंड के ऊपर। एक तो पीरियोडिक में की जाने वाली कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इनको मैं ईयर एंड क्लोजिंग कह लेता हूं। एक काम एनआरवी राइट डाउन का होगा, लेकिन ये पीरियोडिक में नहीं होगा, क्योंकि पीरियोडिक में हमने ये एंट्री ऑलरेडी किस अमाउंट से की है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, हमने ये की ही एंट्री उस लोअर पे है। जबकि परपेचुअल के अंदर सारी एंट्रीज में कहीं इन्वेंट्री डेबिट हो रही थी, कहीं इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही थी। तो उसमें इन्वेंट्री के टी अकाउंट में जो अभी सीडी आ रहा होगा वो क्या होगा? वो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट होगी। अगर कॉस्ट लोअर है, एनआरवी ज्यादा है, तो इसकी भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर एनआरवी लोअर है तो हमें फिर एंट्री करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, और ये एंट्री होगी एनआरवी राइट डाउन से, यानी कॉस्ट माइनस एनआरवी से।
परपेचुअल में ये एंट्री होगी, पीरियोडिक में इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये ईयर एंड पे सारी एंट्रीज करने के बाद फाइनली इन्वेंट्री अकाउंट का जो सीडी बैलेंस आ रहा होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, चाहे पीरियोडिक हो वो हम खुद डेबिट क्रेडिट करके ले आए, चाहे परपेचुअल। इसके बाद ईयर एंड के ऊपर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दोनों के दोनों में सीडी बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट आ रहा होगा। ये है इन्वेंट्री की एंट्रीज। इनमें से किसी एंट्री में अगर कोई सवाल है तो बताएं। जी, पीरियोडिक में इस एंट्री की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ये जो एंट्री की है ये हमने एंट्री की ही लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, हमने इसको रिकॉर्ड ही लोअर से किया है, तो फिर राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। देखें, अगर क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है 100 और एनआरवी है 90, तो हमने ये एंट्री ही 90 से की है, जबकि परपेचुअल में अकाउंट का सीडी बैलेंस 100 आ रहा था, उसको 90 पे लाने के लिए 10 रुपए से एंट्री करनी पड़ेगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ज्यादातर ये पीरियोडिक ही होता है, लेकिन परपेचुअल भी हो सकता है। ये हो गई इन्वेंट्री, और ये अभी ऐसे ऐसे बैड डेट। इन्वेंट्री अकाउंटिंग बस यही थी, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसमें क्या क्या पता आपको? क्या होता है बैड डेट? राइट ऑफ क्या होता है? एंट्री नहीं पूछा, बैड डेट राइट ऑफ करने का क्या मतलब है? हम ये यकीन कर लेते हैं कि पैसे नहीं मिल रहे, तो ये है बैड डेट राइट ऑफ करना। और डाउटफुल डेट, डेटर्स को शक की नजर से देखना, उनको कहना अभी भी डेटर, लेकिन उन पे शक करते रहना। क्या शक करते रहना? कि पैसे नहीं देंगे। तो इस पे एक कॉन्सेप्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट ये है। मैं इसमें सिर्फ की चीजें आपको जस्ट रिकैप दे रहा हूं, वरना तो आपने इस पे जिंदगी के 10 दिन लगाए में, चले ज्यादा भी लगाए हैं। पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे मैनेजमेंट एक परसेंटेज डिटरमिन करती है which is applied to closing balance of debtors ये इंपॉर्टेंट है बात, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, यानी जो ईयर एंड के ऊपर डेटर्स हैं उनके ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई होती है। एंड रिजल्टिंग अमाउंट is considered as closing balance of provision for doubtful debts.
बिजनेस एक अंदाजा लगाता है कि ईयर एंड पे जो डेटर्स हैं उनमें से कितने पैसे डूब जाएंगे। ये अंदाजा उसका पास्ट की बेसिस पे है। और ये जो कैलकुलेट करता है मिसाल के तौर पे ईयर एंड डेटर्स बैलेंस है 2 लाख रुपए और प्रोविजन इज मेंटेन्ड एट 5%, तो फिर 2 लाख पे जब 5% लगाएंगे तो वो बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा। वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट भी कह सकते हैं, ये उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसी से आगे चल रहा हूं। दो लाख का 5% कितना बना? 10,000। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये बैड डेट की अमाउंट, एक्सपेंस की अमाउंट नहीं होगी, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। यानी जब हम एसओएफपी बना रहे होंगे तो करंट एसेट्स में डेटर्स में से ये 10,000 माइनस होगा। बाकी इसकी अकाउंटिंग फिर इंशाल्लाह कल वाली क्लास में करा।